चलो, लास्ट लेक्चर में हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी डिराइव कर ली थी, लेकिन आज हम बहुत इंपॉर्टेंट, आज का लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है। समझ लीजिए, अगर आज का लेक्चर आपने मिस कर दिया है, जो बच्चों ने मिस कर दिया है उनके लिए कह रहा हूं, तो बस उनके लिए अच्छी बात यह है कि अब आगे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने की जरूरत, पढ़ भी लेंगे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। आइए शुरुआत करते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी से। ट्रायंगल इनइक्वालिटी हम लोग ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, थोड़ा सा इसी को और डिटेल में देखना है और ज्योमेट्री देखनी है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी में मैंने डिराइव कर दिया था कि z1 प्लस z2 का मॉडुलस ये मॉड z1 प्लस मॉड z2 से छोटा होगा और ये बड़ा होगा मॉडुलस ऑफ मॉड z1 माइनस मॉड z2 के होल मॉड से। इससे बड़ा होगा, इससे छोटा होगा। ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी डिराइव कर दिया था, ठीक है। ये चीज, उसके अलावा एक और चीज मैंने डिराइव कर दी थी कि z1 प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर ये बन जाता है मॉड z1 स्क्वायर मॉड z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट। ये भी मैंने डिराइव किया। इनफैक्ट इसी की मदद से अपन ने ट्रायंगल इनइक्वालिटी डिराइव की है। आइए कुछ और बातें कहें और फिर ज्योमेट्री पर आए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे हमने ये डिराइव कर दिया, रिजल्ट की नंबरिंग तो मुझे याद नहीं है, जो भी नंबरिंग हो आप करते रहिएगा। ये अपन ने डिराइव कर दिया था, वैसे ही एक और रिजल्ट है z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। अब जब भी मॉड का स्क्वायर दिखे, भैया देखो वेक्टर पढ़ाते वक्त भी मैंने 1000 बार बोला था, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी 1000 बार दोहराऊंगा, मॉड दिखे स्क्वायर करो, मॉड दिखे स्क्वायर करो। वेक्टर दिखता था स्क्वायर करते थे, और वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, जैसे ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर ए डॉट ए, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड दिखे स्क्वायर करो, और कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड का स्क्वायर जेड मॉड का स्क्वायर जेड जेड कॉन्जुगेट। ऐसे ही खेलते हैं। गुरु मंत्र है, तो बार जाप करें, मॉड दिखे स्क्वायर करो। चलिए, तो z1 माइनस z2 इसको लिख देंगे हम z1 माइनस z2 होल इंटू z1 माइनस z2 का होल कॉन्जुगेट। आराम से करना है, धीरे धीरे, क्योंकि ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो z1 माइनस z2 इंटू z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट। पर कॉन्जुगेट की कोई इज्जत नहीं है, कॉन्जुगेट को कोई भी तोड़ लेता है। एडिशन पर ब्रेक हो जाता है, सब्सट्रैक्शन पर ब्रेक होता है, मल्टीप्लिकेशन पर, डिवीजन पर, पावर पर, हर ऑपरेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये z1 z1 कॉन्जुगेट माइनस z1 z2 कॉन्जुगेट माइनस z2 z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 z2 कॉन्जुगेट। ये जो z1 z1 कॉन्जुगेट है, इसको हम मॉड z1 का स्क्वायर लिख देंगे। ये z2 z2 कॉन्जुगेट है, इसको हम मॉड z2 का स्क्वायर लिख देंगे। यहां पर z1 z2 कॉन्जुगेट, तो इसको ऐसे ही z1 z2 कॉन्जुगेट रहने देते हैं, और यहां पर एनोट कर देते हैं, इसको पीले रंग से अलग से बता देते हैं कि इस चीज को हम कैसे लिखने जा रहे हैं। ये z2 z1 कॉन्जुगेट है, तो इसको z1 z2 के कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट लिख देते हैं। कल भी इस बात को मैंने समझाया था, जब आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो z1 कॉन्जुगेट z2 के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट यही आ जाएगा। ऐसा लिखने का फायदा है क्या है गुरुजी, फालतू क्यों लिख रहे हो? कि समथिंग माई प्लस समथिंग का कॉन्जुगेट, सही पकड़े हो। तो यहां से आ जाएगा z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट। कुछ मिलता जुलता फॉर्मूला है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वैसे ही z1 प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर मॉड z1 स्क्वायर मॉड z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट। सिमिलरली z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर इज z1 मॉड z1 स्क्वायर मॉड z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट। अगर इन दोनों फॉर्मूलों को जोड़ दें हम लोग, तो हमारे पास एक बेहतरीन रिजल्ट आता है z1 प्लस z2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर इज 2 टाइम्स मॉड z1 स्क्वायर मॉड z2 स्क्वायर। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको इसकी इंपॉर्टेंस अभी इलस्ट्रेशन में समझ में आ जाएगी। ये एक रिजल्ट हो गया इन दोनों को जोड़कर। ये मैंने कल ड्राइव कर दिया था, आपको याद होगा ही, बड़े लोग कुछ भी नहीं भूलते हैं। और ये अभी ड्राइव कर दिया, और इन दोनों को जोड़ने से रिजल्ट। अभी तो खैर उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन हल्का से याद दिलाना चाहूंगा। वेक्टर के अंदर शायद आपको याद होगा कि अगर पैरेललोग्राम का एक साइड ए वेक्टर और दूसरी साइड बी वेक्टर है, तो उसका एक डायगोनल ए प्लस बी होता था और दूसरा डायगोनल ए माइनस बी होता था। और वेक्टर में भी ऐसा ही रिजल्ट आया था कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स इज ट्वाइस द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स।
कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, देखो ध्यान से, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस स्क्वायर मॉड बी वेक्टर स्क्वायर, ये वही है। अभी आएंगे धीरे धीरे। ये हो गया एक चीज, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी ध्यान रखनी है। अब यहां पर थोड़ा सा मैं और बातें कहना चाहूंगा ट्रायंगल इनइक्वालिटी में। ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी का बेसिक स्टेटमेंट तो आई गया हमारे पास। इसके अलावा ट्रायंगल इनइक्वालिटी में 2-3 बातें। पहली बात, मान लीजिए यहां Z2 के बजाय माइनस Z2 हो जाए तो भैया, तो कुछ नहीं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी स्टिल सेम ही रहेगी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी में कहीं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा भैया कोई फर्क? क्योंकि Z2 की जगह अगर आप माइनस Z2 रखते हैं तो यहां माइनस Z2 का मॉड आएगा जो कि Z2 का ही मॉड हो जाएगा। यहां पर भी माइनस Z2 का मॉड आएगा जो कि Z2 का ही मॉड हो जाएगा। तो इसके साथ ये रिलेशन भी ध्यान रखें, Z2 को अगर आप माइनस Z2 से रिप्लेस कर भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ यहां दिखेगा, लेकिन आपको यहां और यहां कोई फर्क नहीं दिखेगा, तो भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू यही होगी और इसकी मिनिमम वैल्यू यही होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस चीज को ध्यान से देखें और हमेशा के लिए ध्यान रखें कि मॉड ऑफ सम इज लेस देन इक्वल टू सम ऑफ मॉड। मॉड ऑफ सम क्या लिख दिया गुरुजी ने आज सवेरे सवेरे? मॉड ऑफ सम इज लेस देन इक्वल टू सम ऑफ मॉड। यानी जैसे मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Zn, मॉड ऑफ सम हमेशा सम ऑफ मॉड से मॉड Z1 मॉड Z2 करते करते मॉड Zn से छोटा ही होगा। ये दो और बातें ट्रायंगल इनइक्वालिटी ध्यान रखें। ये हो गई एक तरीके से मॉडुलस की एल्जेब्रा कंप्लीट। और मैंने मॉडुलस में कॉन्जुगेट के अंदर तो ज्यादा प्रपंच था नहीं, वो तो कॉन्जुगेट की एल्जेब्रा देख ली थी। आर्ग्यूमेंट के अंदर थोड़ी सी ज्योमेट्रिकल प्रपंच था। आर्ग्यूमेंट की अपन ने एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज देखी और ज्योमेट्रिकली आर्ग्यूमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? रे। लेकिन रे बनाते वक्त उसके अंदर एंगल कैसे देखेंगे? वेक्टर की तरह। वो मैंने कल आपको समझाया था, मुझे उम्मीद है थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ा होगा। और कल अपन ने मॉडुलस की बहुत सारी एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी देख ली थी, ये एल्जेब्रिक मॉडुलस की बच गई थी, तो ये आपने देखा। अब हम आएंगे मॉडुलस की ज्योमेट्री और फिर खतरनाक खेल होगा। कॉपी करिए इसको पहले। अब अपन ने मॉडुलस की एल्जेब्रा देख ली है, अब अपन मॉडुलस की ज्योमेट्री देखेंगे, फिर इस पर बेस्ड बहुत सारे सवाल अब हम करना शुरू करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में बस ये 3 ही चीजें हैं, लेकिन क्या होता है हम इसको पहली बार देखते हैं इसलिए बहुत लंबा लंबा बड़ा बड़ा लगता है और ऐसा लगता है भगवान पता नहीं कितना पढ़ रहे हैं, जबकि ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का अपन ने एल्जेब्रा पढ़ी ली थी और कॉम्प्लेक्स नंबर से जुड़ी हुई ये 3 चीजें समझने में टाइम लगता है एक्चुअली, क्योंकि नया है ना। मॉडुलस, कॉन्जुगेट, आर्ग्यूमेंट। अपन कॉन्जुगेट समझ चुके हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा ज्योमेट्री नहीं होती, सिर्फ एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी है, वो भी सिंपल सिंपल। आर्ग्यूमेंट भी समझ चुके हैं अच्छे से। मॉडुलस की एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी देख ली है। अब आइए मॉडुलस की ज्योमेट्री देखिए। मॉडुलस की ज्योमेट्री को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है ताकि जब इस पर बेस्ड क्वेश्चन आए तो आप इसको बहुत आराम से कर पाए। आइए अब हम बात करने जा रहे हैं ज्योमेट्री ऑफ मॉडुलस। आइए मॉडुलस की ज्योमेट्री। मॉड Z से शुरुआत करने जा रहा हूं, एक एक चीज मैं समझाऊंगा, बस आप बोर्ड पर आंखें गड़ाए रखें, अपने आप समझ में आएगा। बस बात इतनी है कि शायद आप इसको पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको लगेगा हे भगवान पता नहीं कितना सारा पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। 3 ही चीजें हैं, इसके बाद कुछ नया नहीं आएगा। इसके बाद पूरे चैप्टर में सिर्फ इनके एप्लीकेशन आएंगे, बस मॉडुलस, कॉन्जुगेट, आर्ग्यूमेंट, बस एप्लीकेशन आएंगे, अब नया नहीं आएगा। ये आखिरी बात है, आखिरी पड़ाव है। ओके, ज्योमेट्री ऑफ मॉडुलस। Z अगर x प्लस आयोटा y होता है तो मॉड Z हो जाता है रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये तो पहले ही बता चुका हूं, कोई खास बात नहीं है, लेकिन फिर लिख देता हूं। तो ज्योमेट्रिकली अगर अपन देखें तो मॉड Z देता है ओरिजिन से दूरी, ये है मॉड Z। ये बात ऑलरेडी बताई जा चुकी है, लेकिन एक बार फिर मैं लिख देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 x1 प्लस आयोटा y1, मान लीजिए दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 x2 प्लस आयोटा y2। अगर मैं Z1 माइनस Z2 का मॉड निकालूं तो क्या मीनिंग होता है Z1 माइनस Z2 के मॉड का? आइए ध्यान से समझें। Z1 माइनस Z2 का मॉड का मतलब हो गया x1 प्लस आयोटा y1 में से
हम घटा देंगे x2 प्लस आयोटा y2, जादू होने वाला है। तो ये बन जाएगा x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस y2, ये हमारे पास निकल के आ गया। अब देखिए ये चीज बनेगी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। उत्तरी उत्तरी, ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया। अरे ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, यानी मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 क्या देता है? ये दे रहा है डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। अरे भैया, यानी अगर एक पॉइंट ये z1 है और एक पॉइंट ये z2 है, तो z1 माइनस z2 का मॉडुलस इन दोनों के बीच की दूरी देता है। मॉड मतलब दूरी, ये रट लें, मॉड मतलब दूरी। मात्रा उत्तरा मुझे समझ में नहीं आती, मॉड मतलब दूरी है। ये लीजिए, मतलब मॉड z को अगर मैं इंटरप्रेट करूं तो इसको z माइनस ओरिजिन लिख सकता हूं, तो मॉड z का मतलब होगा ओरिजिन से दूरी, z1 माइनस z2 का मतलब होगा z1 z2 के बीच की दूरी। उत्तरी, इससे गजब के कांड हो सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही मुझे पता लगा कि मॉडुलस तो दूरी देता है, अरे मॉडुलस तो डिस्टेंस देता है, मॉड z1 माइनस z2 का मतलब है z1 और z2 के बीच की दूरी। तो इसका मतलब भाई साहब एकदम दिमाग घनघना गया, खेल शुरू हो गया। कैसे खेल शुरू हो गया? अब देखिए, अब मैं लिख सकता हूं बड़े आराम से, इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर z1 एंड रेडियस r। अगर मुझे एक सर्किल की इक्वेशन लिखनी हो जिसका सेंटर z1 है और रेडियस r है, तो मैं समझ चुका हूं कि भैया मॉड मतलब दूरी। तो सर्किल पर अगर कोई भी जनरल पॉइंट आप z ले लें, तो सर्किल पर अगर कोई भी जनरल पॉइंट z ले लेंगे, तो z से z1 की दूरी कितनी होगी? r, यानी सर्किल की इक्वेशन मॉड z माइनस z1 इक्वल टू r। ये अच्छा, आप चाहो तो कोई भी लोकस, ये क्या है? लोकस, 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 ये लोकस सर्किल है। आप कॉम्प्लेक्स के किसी भी लोकस को कन्वर्ट कर सकते हो 2D में। कैसे भैया? z जनरल पॉइंट है ना, x प्लस आयोटा y रख दे, z1 तो नोन पॉइंट है, गिवन पॉइंट है भैया, x1 प्लस आयोटा y1 रख दीजिए, तो मॉडुलस ऑफ x माइनस x1 प्लस आयोटा y माइनस y1 इज इक्वल टू r। तेरी तो ये तो हमारी 2D का सर्किल बन गया, x माइनस x1 y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r, यानी सर्किल की इक्वेशन 2D में आ गई, x माइनस x1 का स्क्वायर y माइनस y1 का स्क्वायर r स्क्वायर। अब मैं गजब की बात कहने जा रहा हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन उसको 2D में कन्वर्ट करके सॉल्व हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन उसको 2D में कन्वर्ट करके सॉल्व हो जाते हैं। जैसे यहां पर मैंने मॉड मतलब दूरी बताया कि भैया z माइनस z1 का मतलब है z और z1 के बीच की दूरी। अब अगर सर्किल की इक्वेशन लिखनी है, तो सर्किल के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट z है, तो उसकी दूरी सेंटर से कितनी होगी? रेडियस के बराबर। उसकी दूरी सेंटर से कितनी होगी? रेडियस के बराबर। तो यानी भाई साहब मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 r, इसका मतलब z की दूरी z1 से कितनी हो गई? r हो गई। z की दूरी z1 से कितनी हो गई? r हो गई। बस बात बन गई फिर तो हमने इसको 2D में कन्वर्ट कर लिया और ये आ गया निकल के। आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, लोकस को इंटरप्रेट करने के लिए, लोकस को जानने के लिए। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको हम लोग 2D में कन्वर्ट कर लें। लोकस को इंटरप्रेट करने के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप उसको कन्वर्ट कर लें किसमें? 2D में। कॉपी करिए। हाँ चलिए, तो मॉड मतलब दूरी। वाह गुरुजी वाह, आइए और बातें करें। अच्छा मान लीजिए मुझे लिखना हो, मेरे मन में इच्छा उमड़ रही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ z1 एंड z2। z1 और z2 को जोड़ने वाली लाइन का, z1 और z2 को जोड़ने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सोचो, ये पॉइंट z1 है और ये पॉइंट z2 है,
तो Z1 और Z2 को जोड़ने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे लिखेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर Z1 और Z2 को जोड़ने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखना बहुत ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे पॉइंट का लोकस है जिनकी जितनी दूरी Z1 से होगी उतनी ही दूरी Z2 से होगी। तो अगर Z इसके ऊपर है तो Z माइनस Z की दूरी Z1 से शुड बी इक्वल टू Z की दूरी Z2 से। Z की जितनी दूरी Z1 से होगी उतनी ही दूरी Z2 से होगी। तो Z माइनस Z1 का मॉड इज इक्वल टू Z माइनस Z2 का मॉड। लोकस को इंटरप्रेट करना सीखें। यहां लिखा हुआ है Z माइनस Z1 का मॉड इज इक्वल टू R, यानी Z की दूरी Z1 से R है, यानी वो सारे पॉइंट जिनकी दूरी Z1 से हमेशा R होती है। अब वो सारे पॉइंट जिनकी दूरी Z1 से R होती है किस पर लाई करेंगे? सर्किल पर, जिसका सेंटर Z1 होगा, रेडियस R होगा। यहां पर वो सारे पॉइंट जिनकी जितनी दूरी Z1 से है उतनी ही दूरी Z2 से हो, जितनी दूरी Z1 से उतनी ही दूरी Z2 से, यानी ये किस पर लाई करेंगे? ये लाई करेंगे Z1 और Z2 को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। आइए और लोकस देखें और चीजों को इंटरप्रेट करें। अगर मान लीजिए कभी आपके आंखों के सामने आ जाए Z माइनस Z1 प्लस Z माइनस Z2 इक्वल टू K, क्या इंटरप्रिटेशन है भैया? ओ तेरी तो Z की दूरी Z1 से प्लस Z की दूरी Z2 से हमेशा कांस्टेंट है। Z की दूरी Z1 से प्लस Z की दूरी Z2 से हमेशा कांस्टेंट आ रही हो तेरी। ये तो इलिप्स की प्रॉपर्टी होती है। इलिप्स के अंदर दो दो फोकस होते हैं, तो हर पॉइंट की दो दो फोकल डिस्टेंस होती है, लेकिन किसी भी पॉइंट की दोनों फोकल डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट होता है। कुछ बच्चे इसको देखते ही उछल के इलिप्स कह देते हैं, ऐसा नहीं करें। यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि K जो है वो Z1 और Z2 से बड़ा है कि K जो है वो Z1 और Z2 की दूरी के बराबर है कि K जो है वो Z1 और Z2 की दूरी से छोटा है। यहां पर ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि K Z1 और Z2, अगर K Z1 और Z2 के बीच की दूरी से बड़ा होगा तब ऐसे केस में आपको मिलता है एलिप्स विद फोकाई Z1 एंड Z2 एंड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज K। मुझे उम्मीद है आपको याद होगा कि एलिप्स में हर पॉइंट के दो फोकल डिस्टेंसेस होते हैं और दोनों फोकल डिस्टेंस का सम ऑलवेज कांस्टेंट होता है और वह कांस्टेंट हमेशा मेजर एक्सिस की लेंथ के बराबर होता है। तो यहां पर आ गया एलिप्स विद फोकाई Z1 एंड Z2 एंड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एज K। अगर K इक्वल टू Z1 एंड Z2 आ गया तो ये केवल रिप्रेजेंट करेगा लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2। इस केस में अगर K बिल्कुल इनके बराबर होगा तो कॉमन सेंस लगाइए, कॉमन सेंस लगाइए। अगर ये Z1 है और ये Z2 है, अब हमें एक ऐसा पॉइंट चुनना है कि Z की दूरी Z1 से प्लस Z की दूरी Z2 से वो बराबर आ जाए Z1 और Z2 के बीच की दूरी के। तो ये Z पॉइंट कहां होना चाहिए? Z पॉइंट इसी लाइन सेगमेंट पर होना चाहिए। अगर Z पॉइंट इसी लाइन सेगमेंट के ऊपर होगा तो Z की दूरी Z1 से देखो देखो प्लस Z की दूरी Z2 से बराबर हो जाएगी Z1 Z2 के बीच की दूरी। ये नहीं कि ऐसी इक्वेशन दिख गई और खुशी के मारे उछल के एलिप्स कह दिया और बाद में कोने में बैठ के चुपके रो रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर ये K की वैल्यू Z1 और Z2 के बीच, भाई मेजर एक्सिस जो होती है वो फोकल डिस्टेंस यानी फोकस के बीच की दूरी से बड़ी होती है ना मेजर एक्सिस। तो अगर K की वैल्यू Z1 माइनस Z2 से बड़ी है तो एलिप्स देगा। अगर K की वैल्यू डॉट Z1 माइनस Z2 है तो लाइन सेगमेंट देगा और K की वैल्यू Z1 माइनस Z2 छोटी हो गई तो नो लोकस। ऐसा कोई पॉइंट संभव ही नहीं है क्योंकि Z की दूरी Z1 से प्लस Z की दूरी Z2 से कम Z1 प्लस Z2 के बराबर तो आएगी ही आएगी। लोकस का इंटरप्रिटेशन पर खेल हो रहा है, कॉपी करिए पहले। हाँ, तो यहां इलिप्स की बात हमको समझ में आ गई। इलिप्स की बात को बिल्कुल ध्यान रखना है।
इलिप्स के साथ जुड़ी हुई और बातें 5, 6। लोकस को देखें, लोकस को ध्यान से, लोकस को ध्यान से देखें। मॉड मतलब दूरी, मॉड मतलब दूरी, इस पर ध्यान दें। अच्छा मान लीजिए आपके आंखों के सामने लिखा हो z माइनस z1 माइनस z माइनस z2 इक्वल टू k, या ऐसा कुछ लिखा हो z माइनस z1 माइनस z माइनस z2 का होल मॉड इक्वल टू k। उत्तेरी z की दूरी z1 से माइनस z की दूरी z2 से इक्वल टू k, यानी z की दूरी z1 से और z की दूरी z2 से का डिफरेंस कांस्टेंट है। हाइपरबोला, यह हाइपरबोला की प्रॉपर्टी होती थी कि हाइपरबोला ऐसे पॉइंट का लोकस होता था कि उसके जो दोनों फोकाई से हर पॉइंट की जो दूरी रहती थी उनका डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता था। यह हाइपरबोला की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है। लेकिन यहां पर ध्यान देना है कि यह हमेशा हाइपरबोला नहीं देता, कब कब देता है कब कब नहीं देता, आइए देखें। इस पर ध्यान देना है कि ये जब हाइपरबोला, चलो अच्छा बताते हैं, पहले इसके केस हम लोग कर लेते हैं फिर ध्यान देंगे सब बच्चे ध्यान से। इस केस में अगर k जो है वो लेस देन z1 माइनस z2 होगा। अब हाइपरबोला को अगर आप याद करो तो जो डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस होता था, डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंसेस होता था, वो मेजर एक्सिस के बराबर होता था, और मेजर एक्सिस की लंबाई फोकसों के बीच की दूरी से छोटी होती थी। तो k अगर लेस देन 1 z माइनस z2 है तो इस केस में ये देगा आपको वन ब्रांच ऑफ हाइपरबोला with foci z1 and z2 and length of transverse axis is k। एक्चुअली बस इन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, इन दोनों में इतना ही अंतर है कि ये आपको दोनों ब्रांच देता है। अगर मॉड लगा रहेगा तो दोनों ब्रांचेस देगा। याद करो जो हाइपरबोला होता है वो दो टुकड़ों में होता है, एक इधर और एक इधर। अगर आप मॉड नहीं लगाएंगे तो भी हाइपरबोला आएगा लेकिन उसकी एक ब्रांच आएगी। और कौन सी ब्रांच आएगी ये भी आप बता सकते हो। अगर यहां पर z1 है तो z की दूरी z1 से बड़ी होनी चाहिए। भाई इसमें से इसको घटाकर पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो ये वाली ब्रांच वो देगा, z2 के पास वाली ब्रांच। वन ब्रांच ऑफ हाइपरबोला, जब हम वन ब्रांच की बात कर रहे हैं तो ये हमको देगा ब्रांच नियर z2। ये ध्यान देना है। अगर मॉड नहीं लगाते हैं तो आपको इस केस में केवल एक ही ब्रांच मिलती है। अगर मॉड लगा देते हैं तो दोनों ओर से घटा सकते हैं तो आपको दोनों ब्रांच मिलती है। इस केस के अंदर ध्यान देंगे सब बच्चे, इस केस के अंदर ये वाला केस मैं अलग रंग से, पीले रंग से बना देता हूं। इस वाले केस में भी यही बात होगी, बस वन के बजाय बोथ ब्रांच मिल जाता है। पूरा पूरा लिखने के बजाय पीले रंग से फॉलो कर ले कि दोनों में ऐसा कोई अंतर नहीं है। ये इस केस में सब कुछ सेम रहेगा। जब वन ब्रांच मिलती है तो Z2 के पास वाली ब्रांच मिलती है, और अगर आप मॉड लगा देते हैं तो आपको दोनों ब्रांच मिलती है। आइए आगे देखें, आगे देखें, आगे देखें। आइए अब तो बाकी सारा सेम है। अब मान लीजिए k अगर इक्वल टू z1 माइनस z2 हो जाएगा। अगर इलिप्स तो आप कॉपी कर ही चुके हैं तो इसको ऐसे सरका देता हूं थोड़ा सा। हाँ, हाइपरबोला में ज्यादा प्रपंच। ध्यान रखना मॉड नहीं लगाओगे तो एक ब्रांच मिलेगी। किसके पास वाली ब्रांच मिलेगी? जो घट रहा होगा उसके पास वाली ब्रांच मिलेगी। तो यहां पर अगर हम देखें तो Z2 घट रहा है तो Z2 के पास वाली ब्रांच मिलेगी आपको। ठीक है, ओके। अगर मॉड लगा देंगे तो आपको कंप्लीट हाइपरबोला दोनों ब्रांचेस मिलती हैं। आगे अगर k z1 माइनस z2 हो जाता है तो ऐसे केस में दोनों में बस यही अंतर है, ब्रांच का अंतर है दोनों में। बाकी सारे केस तो सेम ही आते हैं। यहां पर ये दोनों ब्रांच देता है, ये एक ब्रांच देता है, बाकी सारे केस दोनों के सेम ही रहते हैं।
के अगर Z1 माइनस Z2 हो जाता है तो 2 इनफाइनाइट रेज। अगर के की वैल्यू Z1 माइनस Z2 के बराबर हो जाएगी तो 2 इनफाइनाइट रेज देता है। कैसी है वो 2 इनफाइनाइट रेज देख लीजिए। ये Z1 है और ये Z2 है, इधर और इधर ये दोनों रेज ये देता है। अब यहां पर फिर ध्यान देना है थोड़ा ज्यादा। अब देखो ध्यान से, इस केस में वापस से एक ही रे देगा वो, और इस केस में दोनों रेज देगा। आइए समझाता हूं। पहले आप जनरल बात को समझिए। इस रे पर कोई भी पॉइंट अगर Z ले लेंगे, इस रे पर कोई भी पॉइंट अगर Z ले लेंगे, कोई भी पॉइंट Z ले लिया, तो Z की दूरी Z1 से माइनस Z की दूरी Z2 से, इसमें से ये घटा देंगे तो Z1 Z2 के बीच की दूरी आ जाएगी। अगर K इक्वल टू Z1 माइनस Z2 होगा तो इस केस की अगर हम बात करेंगे, तो अगर यहां पर इस केस की हम बात करते हैं, बल्कि ब्रैकेट में हटा ही देते हैं, इससे कंफ्यूजन हो जाता है। इस केस की अगर बात करते हैं तो इस केस में ये 1 नहीं 1 रे देगा, 1 इनफाइनाइट रे। और कौन सी वाली रे देगा? ये वाली रे देगा। जबकि इस केस में क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो इस केस में भी बोथ आ जाएगा। पीले वाले को पीले वाले से मैच कर लें। अगर मॉड नहीं लगाएंगे तो केवल एक सिंगल रे देगा। अच्छा, ये चीज दिख भी रही है, देखो Z की दूरी Z1 से माइनस Z की दूरी Z2 से, वो Z1 और Z2 के बीच की दूरी आ जाएगी। और आखिरी पड़ाव, अगर मान लीजिए कि अगर आपका Z1 माइनस Z2 से बड़ा हो गया तो दोनों ही केस में नो लोकस। चाहे ये वाला केस आप ले लीजिए, चाहे पीले रंग से ये वाला केस ले लीजिए, कहीं कोई लोकस नहीं मिलेगा। दोनों के दोनों ही हाइपरबोला एक ही जैसे हैं, बस मॉड लगने के कारण प्लस माइनस दोनों केस संभव होंगे और मॉड न लगने पर केवल एक ही केस संभव होगा। ये हो गया इस लोकस का बहुत प्रॉपर इंटरप्रिटेशन। कॉपी करिए। अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जुड़ी हुई सारी बातें एक तरीके से पढ़ ली है। कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जुड़ी हुई अलजेब्रा पढ़ ली, और कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ 3 इंपॉर्टेंट आर्क एंड प्लेन पढ़ लिए। उसको ज्योमेट्रिकली कैसे पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी पढ़ लिया, और उसके साथ जुड़ी हुई 3 इंपॉर्टेंट बातें, कॉन्जुगेट, आर्गुमेंट, मॉडुलस, अलजेब्रा भी पढ़ ली और हल्की हल्की ज्योमेट्री भी देख ली। चलो अब हम इस पर बेस बहुत सारे सवाल करेंगे, और मैं चाहूंगा कि सब बच्चे हर एक सवाल पर बिल्कुल ध्यान देंगे ताकि बात बन जाए। क्वेश्चन 4, चलिए छोटे छोटे सवालों से शुरुआत करेंगे। छोटे सवाल, जब भी आर्गुमेंट और मॉडुलस का सवाल अगर आता है तो उसको 2D में कन्वर्ट करके करना है। आइए एक छोटे सवाल से शुरुआत करते हैं। ये छोटा सा सवाल कहता है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर Z निकालिए अगर आर्गुमेंट Z π/4 हो और Z + 3 - i/4 हो, फाइंड Z। अब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के 99% सवाल सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर की अंडरस्टैंडिंग से बन जाते हैं। यही तो खास बात है। कॉम्प्लेक्स नंबर के 99% सवाल सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर की अंडरस्टैंडिंग से बन जाते हैं। यह बहुत खास बात है। आइए अब मैं आपको समझाऊं। हमको एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर Z निकालना है जिसका आर्ग्यूमेंट Z तो π/4 हो जाए और मॉडुलस ऑफ Z + 3 - i/4 हो जाए। ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर Z निकालना है जिसका आर्ग्यूमेंट π/4 हो जाए एंड Z + 3 - i/4 हो जाए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग देखें। सबसे पहले इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम लोग करेंगे। यहां से अगर माइनस साइन कॉमन ले लें तो -3 + 2 i का मॉड इक्वल टू 4। उत्तरी Z की दूरी हमेशा इससे 4 होनी चाहिए, यानी Z lies on a circle with
सेंटर -3,1 एंड रेडियस 4। तो ये इंटरप्रेट करें, मैं बता रहा हूं आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर के सिर्फ 1% सवाल में खुद कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी यूज होती है, बाकी 99% सवाल उसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से ही बन जाते हैं। अभी आप देखिएगा, 99% सवाल z को x प्लस आयोटा वाई रख के 2D में कन्वर्ट करके बन जाते हैं। तो यानी z एक सर्किल के ऊपर लाई करता है जिसका सेंटर -3,1 है और रेडियस 4 है। तो अगर z पॉइंट को आप x प्लस आयोटा वाई सोचें तो ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। अब इसको देखिए, आर्ग्यूमेंट z इक्वल टू π/4। वाह, आर्ग्यूमेंट z इक्वल टू π/4 को हम बनाना जानते हैं। ओरिजिन इंक्लूड नहीं होगा, ओरिजिन से शुरू होगा, लेकिन कितना एंगल बनाएगा? 45 डिग्री π/4। तो यानी इस रे पर लाई करेगा, और इस रे की इक्वेशन हम लोग जानते हैं y इक्वल टू x। तो कुल मिला के इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, कुल मिला के इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। सेंटर कितना? -3,1। तो सेंटर यहां कहीं आ जाएगा, -3,1, तो यहां सेंटर आ जाएगा। और सर्किल अगर आप बना दें अलग रंग से, रेडियस 4 बहुत बड़ा सर्किल है ये। क्लियरली ये रे केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में मौजूद है, ये रे केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में मौजूद है। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट केवल एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है जो दो के दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, और वो है ये वाला। बस यही वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि दो को दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पूछते तो भैया एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर होता। हमको ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। चलिए अब खेल लेते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इस लाइन को 2D में इसके साथ सॉल्व कर लूंगा। तो आइए इस लाइन को 2D में सॉल्व कर लें। y की जगह x रख दें, तो y की जगह x रख दें तो ये हमारे पास निकल के आएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। खोल दीजिए, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इक्वल टू 16। तो यहां से निकल के आ गया 2x स्क्वायर 6x माइनस 2x प्लस 4x। नाउ एक 10 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या फैक्टराइज हो रहा है? -3 हो रहा है x प्लस 3 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो या तो x की वैल्यू -3 आई या x की वैल्यू 1 आई। ये दो x की वैल्यू क्यों आ रही है? क्योंकि आपने इस सर्किल को सॉल्व किया है y इक्वल टू x लाइन के साथ। तो अगर y इक्वल टू x लाइन को देखोगे तो पूरी लाइन तो उसको दो जगह काटती है, लेकिन आर्ग्यूमेंट z y इक्वल टू x लाइन का सिर्फ ये वाला हिस्सा है। तो आप इसको रिजेक्ट कर दोगे और इसको एक्सेप्ट कर लोगे। तो ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 तो y कोऑर्डिनेट भी 1, तो z निकल के आ गया 1 प्लस आयोटा। आर्ग्यूमेंट और मॉड्यूलर मैं बता रहा हूं आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर 100 सवाल हैं तो एक ही सवाल होगा जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर की बिल्कुल प्रॉपर्टी यूज करेगा। बाकी सारे 99 सवाल सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर के इंटरप्रिटेशन से हो जाएंगे। देखिए इस सवाल को करने के लिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की एक भी प्रॉपर्टी यूज नहीं की, हमने केवल मॉड का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कि वह लोकस क्या दे रहा है, इस केस में सर्किल, और आर्ग्यूमेंट तो खैर हमेशा ही रे देता है। कॉपी करिए। आइए और क्वेश्चन करते हैं। तो हमने चौथा सवाल कर लिया, पांचवा। यस, और सोचता है डिलीट का सिंबल दब गया। पांचवा।
दिख रहा होगा, खैर तो जगह दिखता है। ओके, एक और क्वेश्चन वैसा ही, धीरे धीरे आपको इंटरप्रिटेशन सिखाते हुए। अभी एक से एक बर्बाद क्वेश्चन आएंगे, अभी शुरुआत है। आर्ग्यूमेंट z माइनस आयोटा इक्वल टू 1। वाह, देखते ही समझ गए। आर्ग्यूमेंट z माइनस आयोटा इक्वल टू 1, देखते ही समझ गए कि ये क्या देगा, ये सही नहीं। आर्ग्यूमेंट z माइनस आयोटा इक्वल टू 1, देखते ही समझ गए सर्किल है विद सेंटर 0,1 एंड रेडियस 1। अगर आप इस सर्किल को बनाना चाहें तो आप इस सर्किल को बना भी सकते हैं। सेंटर 0,1 है और रेडियस 1 है, तो इस सर्किल कुछ ऐसा निकल के आएगा। अरे एक तो मेरी ड्राइंग यार अच्छी, मैं ड्राइंग सीखूंगा एक्चुअली। बहुत सही, बहुत सही। तो सेंटर आ गया 0,1, तो ये है z माइनस आयोटा इक्वल टू 1। आइए आगे बात करते हैं। आर्ग्यूमेंट z इक्वल टू पाई बाई 2, तो ये एक लाइन है जो ओरिजिन से शुरू होगी। आइए रंग बदल लेते हैं, कोई ऐसा ग्रीन रंग लेते हैं। यह एक लाइन है जो ओरिजिन को कंटेन नहीं करेगी, लेकिन ओरिजिन से शुरू होगी और कितने एंगल पर, पाई बाई 2 एंगल पर। ये ऐसी लाइन है। इसमें पूछा गया है कितने कॉम्प्लेक्स नंबर, तो भैया एक का ही कॉम्प्लेक्स नंबर है जो दोनों को सेटिस्फाई करता है, ओनली 1 कॉम्प्लेक्स नंबर। हम तो वो निकाल भी सकते हैं क्लियरली, वो 0,2 होगा एंड इट इज 2 आयोटा। छोटा सवाल वापस सर्कुलर आर्ग्यूमेंट को समझाते हुए, कॉपी करिए। आइए और सवाल करें हम लोग। इंटरप्रेट करना है, क्वेश्चन आधा ही लिखा हुआ है। इंटरप्रेट द लोकस यस, इस लोकस को इंटरप्रेट करना है। रियल पार्ट ऑफ 1/z लेस देन हाफ। कब, अब ये क्या लोकस है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं बताता हूं। कभी भी लोकस को इंटरप्रेट करना हो तो z को x प्लस आयोटा वाई रख के 2D में कन्वर्ट कर लो, सिंपल। z को x प्लस आयोटा वाई रख के 2D में कन्वर्ट कर लो, सिंपल। चलिए, रियल पार्ट ऑफ 1/z है, तो लोकस को इंटरप्रेट करने के लिए हम z को रखते हैं x प्लस आयोटा वाई। पहले मैं 1/z को सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो अगर मैं 1/z को सिंप्लीफाई करने की बात करूं तो 1/z 1/x प्लस आयोटा वाई। जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करते हैं तो तरीका बड़ा सिंपल होता है, उसके कॉन्जुगेट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा x माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये चीज आ गई। अब हमको रियल पार्ट ऑफ 1/z लेस देन हाफ है, तो 1/z का जो रियल पार्ट है वो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और हम चाहते हैं कि वो लेस देन हाफ हो जाए। वैसे तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, कितना भी माथा पटक लो, खून बहा लो, ये नेगेटिव नहीं होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकल जाता है, तो यहां से हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x ग्रेटर देन 0। तेरी, ये तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1। ये क्या लिखा हुआ है, ये सर्किल के बाहर का इनफाइनाइट पोर्शन है। ध्यान से देखिए, इस सर्किल का सेंटर है 1,0 और रेडियस 1। जी, और हम चाहते हैं कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से बड़ा हो, यानी दिस रिप्रेजेंट्स द इनफाइनाइट पोर्शन, दिस रिप्रेजेंट्स द इनफाइनाइट पोर्शन आउटसाइड दिस सर्किल। कभी भी कोई भी लोकस को इंटरप्रेट करना हो तो लोकस को इंटरप्रेट करने के लिए कुछ नहीं करना, उसको 2D में कन्वर्ट करना है। ऐसे रियल पार्ट 1/z लेस देन हाफ देखकर
ऐसी फील नहीं आएगी कि इनफाइनाइट पोर्शन है सर्किल के बाहर का। 2D में कन्वर्ट करके करना है। कॉपी करिए।